मित्रों प्रणाम, नमस्ते। और आप सभी लोगों की तरफ से हम अपने बड़े बुजुर्ग, आदर्श शिक्षक, एक प्रगतिशील विचारक और हमारे गांव के बहुत सारे लोगों को शिक्षित करने वाले एक आदर्श व्यक्ति से मुलाकात कराने जा रहे हैं। यादों का गुलदस्ता कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हम आप लोगों की मुलाकात अपने गांव के एक बहुत ही आदर्श, योग्य और बहुत ही कर्मठ शिक्षक के रूप में अपने जीवन में काम करने वाले शिक्षक श्री हरि यादव जी, हमारे बाबा के समान हैं, उनसे आपकी मुलाकात करा रहे हैं। तो आप हमारे पड़ोसी भी हैं और बहुत ही स्नेह आशीर्वाद आपका मिला है। हम अपने सभी मित्रों की तरफ से एक बार फिर से आपको भी प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और आपसे कामना करते हैं कि आपका आशीर्वदन हम लोगों को मिले, आशीर्वचन मिलता रहे और आपकी जो ये स्वास्थ्य है हम लोगों के लिए और अच्छा मिलता रहे और आगे तक हम लोग बहुत दिन तक आपको स्नेह पाएँ। तो आज की मुलाकात में हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप हमें थोड़ा सबसे पहले अपने बचपन के बारे में बताएं कि जो आपका जन्म कब हुआ, किस समय में आपकी पैदाइश हुई, उसकी तिथि, समय, क्या जो भी याद हो आप बताएं हमें थोड़ा। अच्छा, तो हमारा जन्म 4 जनवरी 1942 में हुआ। 4 जनवरी 1942 आपकी जन्म तिथि है। तब तो ये कहा जा सकता है कि मित्रों 4 जनवरी 1942, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि हमारे देश को आज़ादी 1947 में मिली है। तो सर की जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी सर की जो जन्म तिथि है गुलामी के दौर की है। सर जो है गुलामी के दौर में ही पैदा हुए और उस समय देश में कितना आतंक रहा, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा लोगों को, वो सब चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं। तो थोड़ा सा हमें ये बताएं कि जब सबसे पहले आप ये बताएं आपके माता पिताजी का नाम क्या था, ताकि लोगों को ये तो समझ में आए। हमारे पिताजी का नाम श्री जंगल सिंह यादव। श्री जंगल सिंह यादव आपके पिताजी का नाम, यानी कि और माता जी श्रीमती महाराजी देवी। श्रीमती महाराजी देवी आपकी माता जी का नाम था, श्रीमती महाराजी देवी। तो जिस समय मान लीजिए आप पैदा हुए थे, तो कुल मिला के आप लोग कितने भाई बहन हैं? पहले अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से आप बताएं हमें। हम 2 भाई और 5 बहनें। 2 भाई और 5 बहनों, और सब में आप सबसे बड़े हैं? नहीं, चौथे नंबर पे हैं। इसका मतलब है कि आपसे बड़ी 3 बहनें रहीं और इसके बाद आपका नंबर आ और उस बाकी लोग आपसे पीछे के हैं। तो जब आप मान लीजिए कि होश संभाले, आप जब आपको थोड़ा थोड़ा याद होने लगा, चीज़ें समझने में आने लगी, तो उस समय आपको आपकी समझ से आपके परिवार की दशा क्या थी, स्थिति क्या थी? मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि सभी लोगों को खाने पीने के पर्याप्त भोजन, कपड़े सब मिल जाता था या फिर उस दौर में बहुत संघर्ष से बीत रहा था? कैसा था आप बताएं मुझे ज़रा। वैसे पिताजी बहुत मेहनती थे। अच्छा, उनके वजह से हाँ, खाने पीने की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। पिताजी बहुत ही परिश्रमी और एक मेन कृषि पे आधारित रहते थे ना। उनका मेन काम कृषि था, नौकरी पेशा तो कुछ करते नहीं रहे होंगे, मूल रूप से खेती पर आश्रित थे और अपने बाजुओं की ताकत से, अपने हल और बैल की सहायता से जो है कि आप सभी लोगों को जो भी हो सकता था भरपूर भोजन वगैरह सब दे पाते थे, अच्छे तरीके से पालन पोषण में पूरा करते थे। अच्छा, तो उनका स्वभाव एक पिता के तौर पे मैं पूछूं कि वो कैसे थे आपके लिए, एक पुत्र के लिए एक पिता का उनका स्वभाव विचार आपके प्रति कैसा था? एक कड़क पिता थे या फिर एक जैसे कहते हैं सौम्य पिता थे, या दोनों का मिला जुला रूप था? ऐसा रहा कि वे बहुत मेहनती अच्छा और सज्जन विचार के थे। मेहनती और सज्जन विचार के थे। और तो हमेशा आप लोगों को भी ये प्रेरणा देते रहेंगे कि भाई आप भी परिश्रम करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। और ये माता जी का क्या स्वभाव था, विचार? माता जी भी दिन भर खेतों में काम करती थी
शाम को घर आकर खाना पीना। यानी ये कहा जा सकता है कि जो आपकी माता जी थी वो भी परिवार में उनका जितना हो सकता था पूरा का पूरा सहयोग करती थी, है ना? हाँ, पूरा लगी रहती थी, सहयोग करती थी, ताकि जो उनका गृहस्थ जीवन है और उनके बच्चों का जो पालन पोषण है बिल्कुल बेहतर तरीके से हो, उसमें किसी तरह की कोताही नहीं करती थी एकदम, ना? बहुत अच्छा रहा। चलिए अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ आपके जीवन में। मतलब आपने पढ़ना शुरू कब किया? आपके पहले गुरु कौन थे जिन्होंने आपको मतलब कुछ अक्षर ज्ञान कराना शुरू कराया? कुछ याद हो आपको तो बताएं अगर। हाँ, गांव के ही महादेव मास्टर थे। अच्छा अच्छा, श्री महादेव कुशवाहा जी, ये आपको माने प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने दी आपको, मूल जो है अक्षर ज्ञान वाला कार्यक्रम। तो उस समय विद्यालय कहाँ हुआ करते थे? प्राइमरी पाठशाला सब हुआ। तो आप लोग यहाँ से सबुआ जाया करते थे पढ़ने के लिए, ना? प्राथमिक विद्यालय सबुआ में। तो वो क्या उस समय सरकारी विद्यालय था या फिर वो प्राइवेट स्कूल था? नहीं, सरकारी विद्यालय था। सरकारी विद्यालय में आप लोग पढ़ते थे। तो वो श्री महादेव कुशवाहा जी वो आपके गुरु के रूप में पहले गुरु थे और उन्होंने आपको अक्षर ज्ञान वगैरह कराया। तो जैसे स्कूल जाने के लिए समय मिल जाता था आप लोगों को? समय से भोजन, जाने आने में कुछ दिक्कतों का सामना? उस समय मतलब हम घर पर इकलौते लड़के थे उस समय। हाँ हाँ। इसलिए माँ खाना जो भी बनाना था हाँ। बहुत कायदे से बनाती थी। उस समय धान कम होता था। अच्छा अच्छा अच्छा, बाजरे वगैरह मोटे अनाज ज्यादा हुआ करते थे उस समय। तो उस समय जो कौन धान रहा, मैंने धान की फसल उस समय हमको लग रहा है तब पहली बार आई होगी ना? हाँ। शुरू हुई हुआ होगा। हाँ। पहले लोग धान को नहीं जानते समझते रहे होंगे, शुरू हुआ होगा कि धान कैसे। भदई और एक तो क्या नाम था वो का नाम भूला। अच्छा चलिए, मैंने उसी तरह से धान का जो एक शुरुआत हुआ था तो भदई वगैरह किया जाता था। और हमें लग रहा है कि तब आपके लिए विशेष माता जी धान का चावल, हाँ, लोटा में हाँ हाँ, चावल हमारे लिए बनाती। स्पेशल स्नेह, मतलब माता की जो ममता थी वो आपके प्रति ज़्यादा थी और वो आपके लिए भले मोटे अनाज होते थे लेकिन उसमें से जो भी चावल वो होता था आपके लिए तैयार करती थी ताकि आपको अच्छा भोजन दे करके और समय से विद्यालय भेजें, ना? तो कक्षा 1 से लेके 5 तक की प्रारंभिक शिक्षा सब वहाँ हुई होगी? अच्छा, तो प्रारंभिक शिक्षा में क्या आपके कुछ प्रारंभिक शिक्षा में मित्रों के बारे में कुछ बता सकते हैं? आपके कौन कौन से बचपन के मित्र रहे होंगे, या तो घरेलू मित्र या फिर स्कूल के मित्र? वो तो अक्सर ये होता है कि जो लोग घर पे रहते साथ स्कूल जाना आना ऐसा होता है। तो कौन से मित्र रहे आपके? उन मित्रों के बारे में थोड़ा अपनी याद को थोड़ा सा आप पूरे दें और हमको थोड़ा सा बताएं। हम लोग 3 आदमी थे, एक साथ जाते थे। माने 3 लोग आप लोग फास्ट फ्रेंड थे, एकदम गहरी मित्रता वाले। कौन कौन से लोग थे? रामपति कुशवाहा, रामपति कुशवाहा, श्री रामपति कुशवाहा जी और राममूर्ति कुशवाहा, राममूर्ति और कुशवाहा। एक मैं। हमें तो लग रहा है कि उन दोनों लोगों को भी मैं देख रहा हूँ और कहीं ना कहीं वो दोनों लोग भी बिल्कुल सफल हैं अपने जीवन में। सफल का मतलब ये हो गया कि वो भी एक अच्छी सेवा में रहे, श्री राममूर्ति जी, और ये श्री रामपति जी ये भी एक सिपाही के तौर पे देश में काम किया उन्होंने और आज रिटायरमेंट के करने के बाद घर पे रह रहे हैं। तो आपके तीनों जो फ्रेंड सर्किल थी, तीनों लोग आप लोग सफल रहे हैं ना? बहुत अच्छा रहा। तो मतलब आप लोगों का साथ आना जाना रहा और एक दूसरे की मदद करना, ये सारी चीज़ें होती रही होंगी। चलिए, तो ये तो हो गया बचपन की बातें, आपके मित्रों के बारे में हो गया। ये कक्षा 5वीं उस समय तो बोर्ड से हुआ करता था ना? तो सेंटर वगैरह भी कहीं जाता था आप लोगों का? तो ऐसा है कि 5वीं का परीक्षा ब्राह्मणपुरा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कई विद्यालय थे। हाँ हाँ। उसमें सब
तो यानी कि आपका एक तरह से कहें कि 5वीं की जो बोर्ड की परीक्षा हुई थी वो ब्राह्मणपुरा आपने दिया। अब अच्छा, 5वीं के बाद आगे की शिक्षा दीक्षा कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा कहाँ हुई है? कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा ये जूनियर हाई स्कूल सब हुआ। अच्छा, जूनियर हाई स्कूल सब हुआ। तब तक उस समय प्राइवेट था, यहीं पे उचरिया पे स्थापित हो गया था तब तक। तो यहाँ उचरिया पर जो जब आपने एडमिशन लिया तो उस समय यहाँ पे कौन कौन से गुरुजी लोग थे, कुछ याद हो? हाँ, रामकृष्ण मास्टर थे। अच्छा, ये आपको पढ़ाने वालों में? तारकेश्वर लाल ब्राह्मणपुरा के। अच्छा, तारकेश्वर लाल ब्राह्मणपुरा से थे। और एक थे बागीश तिवारी सिरगिथा के। बागीश तिवारी सिरगिथा के ना? हाँ। तो इन सारे टीचरों में आपको प्रिय कौन थे, कौन ज़्यादा प्रिय थे, किन से पढ़ना आपको ज़्यादा अच्छा लगता था? किनसे पढ़ना अच्छा लगता था आपको? ऐसा है कि उस समय एक मिनट थोड़ा सा हम, तो वो बागेश जी सिरगिथा के थे। हाँ, तो तीनों लोग प्राइवेट ही पढ़ाते थे? हाँ, प्राइवेट है। अच्छा। तो पढ़ने में आपका प्रिय विषय कौन था जो जिसको आप बहुत रोचक ढंग से, हमें तो जहाँ तक जानकारी है कि आप हर विषय में ही प्रवीण रहे हैं, लेकिन हर विद्यार्थी का एक होता है ना कि कोई न कोई एक प्रिय विषय होता है, तो कौन सा विषय आपका बहुत प्रिय रहा? तो उस समय हमारी विषय हमको बहुत अच्छा लगता था, ग्राम ज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान उस समय चलता था ना। ये पुस्तकें हुआ करती थी। अच्छा, कक्षा 5 में जैसे आपकी जो थोड़ा सा मैं रिवर्स करूँगा पीछे, कक्षा 5 में जब आप पढ़ रहे थे तो कौन कौन सी किताबें हुआ करती थी उस समय? जैसे किताबों के नाम, जैसे आज वर्तमान में हिंदी की किताब का नाम जो है कलरव रखा गया है, और अंग्रेजी की किताब का नाम रेनबो है, और संस्कृत का नाम संस्कृत परिचायिका करके ऐसे कुछ है, प्यूषम नाम है संस्कृत का। तो उस समय कक्षा 5 में कुछ है याद कि नहीं याद है? अच्छा, जूनियर में किताबों का नाम कुछ? जूनियर में जैसे कि आपने विषय का नाम बताया ना कि स्वास्थ्य शिक्षा, आज के डेट में स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी किसी तरह का कोई पाठ्यक्रम नहीं है, न तो नैतिक शिक्षा पे कोई जोर है सरकार का कि हाँ नैतिक शिक्षा पे, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके दौर में नैतिक शिक्षा, चारित्रिक विकास, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस हुआ करता था ना। विभाग का या गुरुजन लोगों का यही प्रयास रहता था कि हम अधिक से अधिक बच्चों के अंदर चारित्रिक विकास करें, नैतिक विकास पर ज़्यादा फोकस हुआ करता था। तो चलिए, किताबों के बारे में तो नहीं पता चल, तो कुछ याद है कि कक्षा 5 आप कब उत्तीर्ण किए थे? नहीं याद है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत मैं लेट ही ये काम कर रहा हूँ, इसलिए कक्षा 8 भी नहीं लगभग याद होगा, हाई स्कूल याद होगा ना? हाँ, ये कहने का मतलब ये हो गया मेरा कि 8 आपने यहाँ से उत्तीर्ण? 853 में उत्तीर्ण किए। 53 में? हाँ। अच्छा, 1953 का दौर था। अच्छा, और मिला सन 56 में 10। अच्छा, 53 में 8 हो गया, तो 53 का मतलब 3 साल पहले। 50 में 5वीं पास किए होंगे, 50, 51, 52, 53 में 8, तो 1950 में ना, 1950 यानी कि एक तरह से गणतंत्र दिवस वाला वर्ष रहा 1950। तब तो हो सकता है आपके जहन में ये भी होगा कि 26 जनवरी। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, 1947 में जब आज़ादी हुई थी, क्या उसका भी कुछ है आपके दिमाग में चीज़ें थोड़ा बहुत? अच्छा, तो उस समय ये था कि सन 42 में तो लूट थी। हाँ, लूट तो मान लीजिए यहाँ नंदगंज की 18 अगस्त 1942 में नंदगंज में ट्रेन लूटने वाली घटना हुई थी। तो उसकी कुछ मेमोरी, कुछ यादें? हाँ, उसमें दल सिंगार दुबे थे। दल सिंगार दुबे प्रमुख भूमिका निभाई। हाँ। गांव के आदमी कई कपड़ा वपड़ा ले आ करके, मतलब उसमें लूट में थे। तो कुल मिला के 15 अगस्त 1947 के बारे में कुछ थोड़ा बहुत? अच्छा, तो उस समय 7-8 वर्ष के थे।
तो बहुत ज़्यादा वो नहीं था हाँ। ना। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आप बताए हैं बाबा कि ये सर 1956 में आपने हाई स्कूल पास हाँ। किया, तो 9 और 10 हाँ। हाई स्कूल में होता है, तो ये 9 और 10 की शिक्षा आपकी कहाँ हुई? 9-10 करंडा करंडा। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करंडा। अच्छा, उस समय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करंडा चलता था, तो वहाँ पे आपका चला। तो वहाँ पे उस समय भी साइंस और आर्ट चलते थे क्या? हाँ। विज्ञान वर्ग और हाँ हाँ हाँ। तो आप किस वर्ग के विद्यार्थी रहे? कला वर्ग। कला वर्ग में थे आप। कला वर्ग में मान लीजिए, तो कला वर्ग में तब भी तो गणित रहती थी ना, उसमें हाँ, भी हाँ, उसमें भी गणित रहती थी। गणित, अंग्रेजी। हाँ हाँ, गणित अंग्रेजी हो गया, फिर इतिहास भूगोल ये सब रहता हाँ। होगा। तो 1956 में आपने हाई स्कूल की परीक्षा किस डिवीजन वगैरह भी तो रहा होगा? हाँ, द्वितीय श्रेणी में। द्वितीय श्रेणी उस समय का दौर था मित्रों। मैं आपसे थोड़ा सा बताऊं, 1956 में द्वितीय का मतलब होता है बहुत टॉप रेट का स्टूडेंट होना, बहुत अच्छा स्टूडेंट होना। तो उस दौर में आपने सेकेंड डिवीज़न लाया। और क्या उस समय, थोड़ा सा मैं हट के बात करूं, क्या उस समय कोचिंग वगैरह का भी दौर चलता था क्या? आज दौर में आज हर विद्यार्थी पढ़ता है तो कोचिंग ट्यूशन तमाम चीज़ें हैं। बिना कोचिंग ट्यूशन का कोई पढ़ाई पूरा ही नहीं हो रहा है किसी बच्चे का। आपके दौर में क्या था माहौल पढ़ाई के? ना ऐसा बात ना कि कोचिंग वोचिंग बहुत ज़रूरी नहीं है। हाँ। कि भाई आप कोचिंग करोगे तभी पास होगे, नहीं तो लटक जाओगे, ऐसा कुछ नहीं था ना। हाँ। बड़ा अच्छा माहौल रहा उस समय। और एक चीज़ और, यहाँ से करंडा जाने आने के लिए तो पैदल ही जाना आना होता होगा? बिल्कुल पैदल। और उस समय इतनी गरीबी थी परिवार में कि मतलब पैर में जूता तक नहीं था। बताइए। चप्पल भी नहीं था। ये एक हम सभी लोगों के लिए प्रेरणा वाली बात होगी कि जिस व्यक्ति से मैं आज बात कर रहा हूँ, और ये एक आदर्श शिक्षक के रूप में समाज में बहुत कुछ किया, और आज रिटायरमेंट के बाद घर पे हैं। लेकिन जब ये पढ़ाई कर रहे थे मित्रों, तो उस समय इनके पाँव में चप्पल नहीं हुआ करती थी। और आज के दौर में हम लोग, युवा लोग, जो लोग भी हैं, आज के दौर में सब लोगों को जूते, मोजे, टाई और बस से जाना आना, और बिना साइकिल के बस के तो कोई जाता ही नहीं है। लेकिन उस विषम परिस्थिति में भी आपने अच्छी पढ़ाई कर करके और कुछ सीखा, और सीख करके जितना सीखा आपने उसका दुगुना और चार गुना समाज को दिया है। तो उसके लिए तो हम सभी लोग, पूरा ये क्षेत्र आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा। और बहुत ही प्रेरणा हम सभी के लिए आप हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। अब थोड़ा सा मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। हाई स्कूल के बाद आता है इंटर। क्या आपने इंटर की भी पढ़ाई वहीं से की? हाँ, करंडा से। करंडा। तो क्या वो उच्चतर में चलता था कि अलग से इंटर कॉलेज में? माने स्कूल तो एक ही रहा। अच्छा अच्छा, विद्यालय एक ही था। हाँ, विद्यालय एक ही था। अब वहाँ पे इंटरमीडिएट में आपने? अच्छा, तो एक काम गलत नहीं होगा, उच्चतर निकालनी है। हाँ हाँ हाँ, मैंने उच्चतर बोले हैं, उच्चतर हाई स्कूल, उच्चतर माध्यमिक क्या बोले हैं, उच्चतर माध्यमिक स्कूल करंडा। उससे कोई वो नहीं है, उस समय क्या विद्यालय का नाम रहा होगा, कोई बहुत वो नहीं है। लेकिन करंडा से आपने पढ़ा, ये चीज़ें हैं, लोग जो जानते होंगे, समझते होंगे, समझ लेंगे। हम लोगों के लिए मेन आपका व्यक्तित्व प्रमुख है यहाँ पे। आज आपका जो आचरण है, आपका जो चरित्र है, वो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो करंडा में आपके गुरुजन बिंद के कुछ नाम वगैरह याद हो तो हमको बताएं। गोरखनाथ सिंह, गोरखनाथ, जमुआओं के। अच्छा, 9-10 में अंग्रेजी। और वो उनका जो है आपको बहुत स्नेह आशीर्वाद मिला ना, बहुत अच्छे तरीके से आपको शिक्षा दीक्षा दी। श्री गोरखनाथ सिंह जमुआओं से थे। और इसके अलावा और विषय जो थे, और कोई? और कला, हम लोग कला भी पढ़ते थे। तो कला में कौन सी कला, जैसे ललित कला या फिर ज्योमेट्रिकल कला? कौन सी? ज्योमेट्रिकल कला। तो ज्योमेट्रिकल कला कौन पढ़ाते थे आपको? यशोदा नंदन लाल। अच्छा अच्छा, इधर के रहने वाले थे। मान लीजिए
मतलब कला से। तो अब कुल मिला के इंटर आपका तब 58 में हुआ क्लियर? 56 में हाई 1958 में लगभग कहीं नहीं, 58 में हाई स्कूल हुआ। अच्छा 56 में 8वीं तक 56 में, यानी थोड़ा सा आप याद करके सही बता रहे हैं कि 1956 में 8वीं, 58 में 10वीं। तो इसका मतलब हो गया कि 1960 में इंटर। बहुत ही यूनिक नंबर 1960 में आपने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की है, बहुत अच्छा। तो अब इंटर के बाद की एजुकेशन में आप हमको थोड़ा सा बताएं कि मान लीजिए पढ़ते समय तो बड़ा संघर्ष रहा ही होगा, लेकिन तब तक आपके सपने क्या थे? कुछ अब तो इंटर तक होने के बाद ये हो गया कि आपके मन में विचार आने होंगे कि मुझे अपने कैरियर के रूप में क्या करना है। तो कुछ विचार आ रहे थे आपको कि क्या करना है हमें? ऐसा रहा, घर की स्थिति, माता पिता के पास पैसा नहीं था, इसलिए हम इंटर के आगे पढ़ नहीं पाए। अच्छा, रुचि थी आपकी, इच्छा थी कि और आप और पढ़ें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा सीख करके कुछ ज्ञान अर्जन करें, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत सही नहीं होने। सबसे बड़ी बात ये थी कि आपके परिवार में कई भाई बहन थे और सबको परिवार में देखना था। इस वजह से थोड़ा सा आपको अपने अध्ययन की रुचि को, अध्ययन के भाव को, विचार को रोकना पड़ा कि चलो इंटर तक मैंने कर लिया, अब थोड़ा कुछ अलग सोचते हैं। तो इंटर में मान लीजिए जब आपकी पढ़ाई पूरी हो गई तो फिर आगे नौकरी वोकरी के बारे में कुछ सोचे होंगे? हाँ, नौकरी के बारे में सोचे तो इन्हीं दिनों प्राइवेट इंटर का 60 नंबर तो नहीं। हाँ, इंटर 1960। तो 2 वर्ष हम गांधी आश्रम बरेली, यानी कि आपने जो पहली सेवा है, एक सेवा के रूप में गांधी आश्रम में आपने शुरू किया बरेली में। हाँ, तो 2 वर्ष काम किए। इसके बाद घर से समाचार गया कि JTC खुला स्कूल खरडिया में। आकर JTC। अच्छा, घर से मैंने समाचार गया कि भाई आकर के खरडिया में आप BTC कर लीजिए, वहाँ एक नया स्कूल खुला हुआ है ना? DTC। अच्छा, यानी उस समय JTC चलता था। यानी क्या कह सकते हैं उसका पूरा नाम? जूनियर टीचर सर्टिफिकेट, यानी कि JTC उस समय चलता था। अभी तो हम लोग अपने दौर में BTC सुनते हैं, लेकिन आपके दौर में JTC चलता था। वही पहला बार खुला खरडिया। अच्छा। थोड़ा सा आवाज़ हमको लग रहा है। हाँ मित्रों, आप लोगों को हमने बताया था कि आपने 1964 में JBT की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण किया? JTC की परीक्षा। कौन से जगह पे? खरडिया से आपने ट्रेनिंग। कहने का मतलब ये हो गया कि 60 में इंटर करने के बाद आप परिवार को संभालने के लिए गांधी आश्रम में काम करने के लिए मेरठ आप चले गए थे और 2 साल आपने वहाँ पे काम किया, करीब हमको लग रहा है कि 62 तक, 61-62 आपने वहाँ पे काम किया। और फिर उस दौरान घर से लोगों की सूचनाएं मिली कि नहीं, यहाँ पे कोई JTC का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है, आप आकर के वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। तो वहाँ पे आप आकर के एडमिशन लिए, जो कि कौन सा जगह था? खरडिया, जिसको भावरकोल ब्लॉक में पड़ता है खरडिया ना। तो वहाँ से आपने 64 में वो उत्तीर्ण करते हैं आप, और 64 में उत्तीर्ण करने के बाद ही अगस्त में किनके सहयोग से या कह दें, मैंने आपको श्री अवधेश नारायण सिंह जी और भी कुछ लोग आपकी प्रतिभा से प्रभावित होकर के और आपके लिए जो है एक संस्कृत अध्यापक के रूप में प्रस्तावित आपको किया। और आपने पहली ज्वाइनिंग जो है कि सराय गोकुल में
संस्कृत अध्यापक के रूप में जूनियर हाई स्कूल में आपने कार्यभार ग्रहण किया 1964 में अगस्त में आपने वहाँ पे कार्यभार ग्रहण किया। और उसके बाद लगभग हमको लग रहा है कि साल 1.5 साल आपने कार्य किया, और कार्य करने के बाद आपने वहाँ होटल काम करने के बाद ट्रांसफर करा लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे मैनपुर आपने ट्रांसफ़र कराया, और मैनपुर में आपके जो सहकर्मी लोग थे उनके द्वारा जो है आपकी प्रतिभा और आपके गुण आचरण को देखते हुए जो शिक्षा अधिकारी थे उनसे आपके लिए निवेदन किया गया कि आपको भी जूनियर में एज ए सहायक अध्यापक चयनित किया जाए। तो उनकी बात को मानते हुए शिक्षा अधिकारी ने आपको एज ए सहायक अध्यापक जूनियर के पद स्थापित किया, और आप वहीं पर मैनपुर में ही कार्य करना शुरू किए। और करीब 1.5 साल कार्य करने के बाद आप जूनियर हाई स्कूल बैपुर सबुआ अच्छा, तो जूनियर हाई स्कूल सबुआ आपका फिर ट्रांसफ़र हो गया, और यहाँ पे आप सहायक अध्यापक के रूप में 1989 तक आपने, हमें लग रहा है कि तो यहाँ आप कब आए होंगे लगभग? यहाँ 67 में कि 68 में, मैंने 67 या 68 में आप जूनियर हाई स्कूल सबुआ में, जो कि जिस मैदान पे हम लोग आज बैठ के बातें कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू साक्षात्कार ले रहे हैं, ये गांव का क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र उचरिया पर बोला जाता है इस मैदान को। तो यहीं पे ऊंचे टीले पर स्कूल था, और यहाँ पे आप आकर के 67-68 से लेकर के 1989 तक एक सहायक अध्यापक के रूप में आपने कार्य किया। और फिर यहाँ से 1989 में आपका प्रमोशन होता है। 1989 में जूनियर हाई स्कूल के हेड टीचर के रूप में आपका प्रमोशन होता है, और प्रमोशन के रूप में आप यहाँ से प्रमोटेड होकर के नक्सर जाते हैं। और नक्सर की कुछ आपने यादें बताई कि भाई नक्सर में आप गए तो वहाँ के कुछ धनाढ़ लोग श्री कपिल देव राय जी और श्री राम सौन राय जी, ये लोग आकर के आपको अपने घर ले जाना चाहते थे कि आप घर से, मैंने आपके प्रति इतना उनकी वो थी, लेकिन आपने एक अध्यापक की गरिमा को ठेस न आए इसको ध्यान में रखते हुए विद्यालय पर ही रुकने का निर्णय किया। लेकिन उसके बावजूद नक्सर गांव के लोगों ने जिससे जो बन पड़ता था, आटा चावल दाल पिसान जो भी हो रहा था, वो लोग सभी लोग विद्यालय पर पहुंचा रहे थे, और वो आपको जो विद्यालय के जो चपरासी थे वो बनाते और खिलाते थे, और आप विद्यालय पर ही रुक करके जो है कि आप काम करते थे। और आपने एक संस्मरण बताया कि जब एक बार आप नक्सर से टिकट कटवा रहे थे, टिकट कटवा करके और वो ताड़ी घाट आने के लिए टिकट कटवाए, तो कुछ अध्यापक लोगों ने आप पर वो कहा कि हंसे, और हंस करके उन्होंने कहा कि भाई क्यों आप टिकट कटाते हैं, लेकिन आपकी आत्मा कभी ऐसा स्वीकार नहीं किया कि आप बिना टिकट के चलें, और आप हमेशा जब भी आए वहाँ से तो टिकट कटवा करके ही नक्सर से ताड़ी घाट आते थे, और ताड़ी घाट से फिर अपने गंगा पार करके गाजीपुर शहर में होते हुए फिर अपने गांव आप आते थे। तो हाँ ठीक।